अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इसराइल पर बम गिर गया है और ये बम किसी ने और नहीं बल्कि मुत्तहदा अरब इमारात ने गिराया है। दोस्तों, मुत्तहदा अरब इमारात ने इसराइल के सफीर को निकाल दिया है, यूएई से निकाल दिया है और जवाब में जो इसराइल है उसने अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को रिकॉल कर लिया है। मुत्तहदा अरब इमारात वो मुल्क है इब्राहिम अकॉर्ड के तहत 2020 में इसराइल के साथ उसने सिफारती ताल्लुकात इस्तवार किए थे। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के मुल्कों में सफीरों को तैनात किया था और मौजूदा सफीर जिनको अब मुत्तहदा अरब इमारात ने मुल्क बदर किया है उन्हें नवंबर 2024 में तैनात किया गया था। जनवरी 2025 में जो इसराइल के वजीर खारजा हैं उन्होंने यूएई का दौरा किया था और दोनों ममालिक के दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात थे उनको आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन अब इसराइल को बड़ा धचका लगा है। मुत्तहदा अरब इमारात ने इसराइली सफीर को बेदखल किया तो जवाबी रद्द-ए-अमल में जो इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने अपना डिप्लोमेटिक स्टाफ रिकॉल कर लिया है। दोस्तों, दोनों मुल्कों के दरमियान एक बात मैं बार-बार कहता रहा हूं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि मैं कहता रहा हूं कि इसराइल की जो दुश्मनी है उससे ज्यादा इसराइल की दोस्ती खतरनाक है और शायद मुत्तहदा अरब इमारात को इस बात का इदराक हो गया है। मामला कुछ यूं हुआ कि 2 हफ्ते कबल जो इसराइली सफीर थे जो कि तैनात थे यूएई में, वो मुत्तहदा अरब इमारात के एक बार में गए। जुमे का दिन था, वो अपने दोस्तों के साथ उस बार में मौजूद थे, लेकिन वहां पर उन्होंने जो वहां पे मौजूद लोग थे उनके साथ नारवा रवैया अपनाया। बाकायदा जो यूएई था उसने इसराइली हुकूमत को यह कन्वे किया कि अनडिग्निफाइड जो मैनर था उसमें उन्होंने बिहेव किया और रेड लाइन को उन्होंने क्रॉस कर दिया था। लिहाजा इसराइल के सफीर को यूएई बर्दाश्त नहीं करेगा, उन्हें वो वहां पर नहीं रख सकता है। जवाबी रद्द अमल में जो इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी उन्होंने ये फैसला किया कि मुत्तहदा अरब इमारात महफूज नहीं है, लिहाजा वहां से अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को रिकॉल कर दिया जाए। मौजूदा हालात में जो इसराइल गजा में कर रहा है पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं। मुसलमान और अरब ममालिक जो हैं वो ये आवाजें उठा रहे थे, लेकिन अब यूरोप से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। पहले फ्रांस के जो सदर थे उन्होंने कहा कि सितंबर में यूनाइटेड नेशन के इजलास में फलस्तीन को तस्लीम करने का हमने फैसला कर लिया है, उसका हम ऐलान करेंगे। उनकी देखा देखी में जो कह लीजिए यूके के वजीर आजम है उन्होंने ऐलान कर दिया और उनके बाद अब कनाडा ने ऐलान कर दिया है कि वो फलस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहदा में तस्लीम करने वाला है। ये बहुत बड़ा शॉक है नेतन्याहू के लिए, क्योंकि अब दुनिया में जो इसराइल के अलाइज थे वो उसको छोड़ते जा रहे हैं और जो नए अलाइज इब्राहिम अकॉर्ड के तहत अरब दुनिया में इसराइल बनाने जा रहा था अब वो भी इसराइल का साथ छोड़ रहे हैं। दोस्तों, 2020 में जब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार हुए तो दुबई और तल अवीव के दरमियान फ्लाइट्स भी शुरू हो गई थी, दोनों के दरमियान तिजारत शुरू हो गई थी, बिजनेस हो रहा था, बाकायदा टूरिज्म हो रहा था, लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे। लेकिन जो यूएई है वहां पर अब इसराइल ने दावा किया है, हालांकि मुत्तहदा अरब इमारात के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का महफूज तरीन मुल्क कह लीजिए या महफूज तरीन जगह कह लीजिए उसको कहा जाता है। लेकिन अब इसराइल का यह कहना है कि मुत्तहदा अरब इमारात पे उनके डिप्लोमेटिक स्टाफ पर हमला हो सकता है और इसकी वजह वो बताते हैं जो कुछ वो गजा में कर रहे हैं। और हालिया दिनों में उन्होंने ईरान पर जो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जिसमें इसराइल को नाकामी हुई, तो अब इसराइल की ये असेसमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की असेसमेंट है कि मुत्तहदा अरब इमारात में उन पर हमले हो सकते हैं। इसीलिए अब इसराइल ने अपना डिप्लोमेटिक स्टाफ मुत्तहदा अरब इमारात से दोबारा वापस बुला लिया है। यह पैगाम है उन तमाम अरब मुल्कों के लिए जो कि इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं। सऊदी अरब जो कि बेचैन है कि इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करे, जो इसराइल है उसको कबूल किया जाए, लेकिन अब जो कि अलाई है मुत्तहदा अरब इमारात, सऊदी अरब का बहुत करीबी मुल्क, करीबी ताल्लुकात हैं, उसने बता दिया है कि अगर इसराइल के साथ दोस्ती की जाए तो उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। ये जो सफीर थे जो कि तैनात थे मुत्तहदा अरब इमारात में इसराइल के, इनका नाम यूसुफ हराम शेले है। अब ये पहली बार नहीं है कि शेले के हवाले से इस तरह की शिकायत हो। इससे पहले जब ये ब्राजील में तैनात थे वहां पर 2 स्कैंडल्स इनके मंजर आम पर आए थे। बाकायदा एक खातून जो कि वीजा लेने के लिए गई थी उनको इन्होंने अपने पास बुला लिया था कि आओ मेरे साथ मुलाकात करो, पर्सनल मुलाकात करो। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये जो सफीर था इसका कैरेक्टर क्या रहा है। लेकिन जिस तरह का इस सफीर का कैरेक्टर है, बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल का वजीर आजम है वो इसके साथ खड़ा नजर आ रहा था। बाकायदा वो इसकी तारीफें कर रहा था कि ब्राजील में बतौर सफीर इसने बड़ा जबरदस्त काम किया था। लेकिन दोस्तों, अब
जो इसराइल है, बाकायदा मैंने बताया कि अरब दुनिया जो कि बेचैन है इब्राहिम अकॉर्ड के तहत वो ताल्लुकात इस्तवार करे इसराइल के साथ, तो अब खुल के सामने आ रहा है कि इसराइल किस तरह का कुवत है, किस, मैं मुल्क नहीं कहूंगा उसको, कि किस तरह की एक एंटिटी है जो कि इस दुनिया में है। साथ साथ जो अमेरिका के रिपब्लिकन्स हैं वो खदशे का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो कि गजा के मसले को हल करना चाहता था ताकि उसको नोबेल पीस प्राइज मिले, अब उसी की जमात के लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अगर हमास के साथ डील नहीं की जाती, हमास के साथ मामलात को सेटल डाउन नहीं किया जाता और गजा की जो जंग है उसको नहीं रुकवाया जाता, तो फिर एक और 9/11 हो सकता है। जो सिंपैथाइजर्स हैं, जो कि हमास के सिंपैथाइजर कह लीजिए, या फिर जो गजा में जो कुछ हो रहा है जो उसको देख रहे हैं, मैंने आपको बताया यूरोप के अंदर जो बर्बरियत हो रही है गजा में, उसको देखकर आवाजें उठ रही हैं, तो आप अंदाजा कीजिए जो मुसलमान दुनिया है जो कि फलस्तीन से और गजा से हमदर्दी रखते हैं, उनके जो जज्बात होंगे वो कितना उन्हें इश्तियाल दिला रहे होंगे। लिहाजा अब रिपब्लिकन्स को यह लगता है कि हमें इस मसले को हल करना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और 9/11 जैसा कोई नाखुशगवार वाकया, कोई और हमला ना हो जाए। एक और जो बड़ी खबर है और बड़ी अहम खबर है, वो ईरानी जो सदर है दोस्तों वो पाकिस्तान में मौजूद है। अब इससे पहले 26 जुलाई को यह खबर आ रही थी कि वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, लेकिन अचानक उनका दौरा मुलतवी हो गया। आखिर क्या वजह बनी थी कि जो ईरान के सदर थे वो पाकिस्तान नहीं आए? तो अब वो बात समझ आ रही है कि ईरान के सदर का दौरा क्यों मुलतवी हुआ था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त की तारीख दी थी जब उसने फैसला करना था कि किस मुल्क पर कितना टैरिफ लगाया जाएगा, और अब उसका ऐलान हो चुका है। 1 अगस्त गुजर चुकी है, भारत पर बॉम्बशेल गिर चुका है, पाकिस्तान पर जो कि 29% टैरिफ लगना था वो 19% पर आ गया है। पाकिस्तान ने नेगोशिएशन करके, बातचीत करके, डिप्लोमेसी को जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करके 10% जो टैरिफ था उसको घटा दिया है। भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। अब ईरान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, अब देखिए, एक जानिब जो अमेरिका है वो ईरान को वार्न कर रहा है, दूसरी जानिब जो पाकिस्तान है वो ईरान के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो बहुत पुराने हैं। हालांकि बीच में बड़ी कशीदगी रही है। ईरान जो था वो भारत के कैंप में था। कुलभूषण यादव, अगर आपको याद हो, भारतीय जो जासूस था, वो पाकिस्तान से जब पकड़ा गया, वो चाहबार जो पोर्ट है ईरान की, वहां पर बाकायदा वो काम कर रहा था। वहां पे वो कह लीजिए कि वहां से अपना पूरा नेटवर्क चला रहा था पाकिस्तान में दहशतगर्दी का, और फिर उसको बलूचिस्तान के इलाके से पकड़ लिया गया था। लेकिन जो ईरान है वो भारत के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ा रहा था। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते थे, पाकिस्तान के साथ ईरान की कशीदगी रहती थी। लेकिन जो 12 दिन की लड़ाई हुई है दोस्तों, उसमें दोस्त और दुश्मन खुलकर सामने आ गए हैं। बाकायदा मैंने आपको बताया था, ये खबरें भी आती रही कि जो अमेरिकी जेट्स उड़े थे वो शायद जो भारत की टेरिटरी है वहां से उड़े थे, जब बंकर बस्टर जो कह लीजिए 3 जो साइट्स थी, न्यूक्लियर साइट्स, वहां पे हमले किए गए थे अमेरिका की जानिब से ईरान के अंदर। लेकिन जो पाकिस्तान था वो ईरान के साथ खड़ा था। बाकायदा जो ईरानी क़यादत थी वो कह रही थी कि पाकिस्तान ने हमें एश्योरेंस दी है, हमें गारंटी दी है कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करता है तो फिर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार ईरान के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फिर जब 18 जून को जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो मौजूद थे अमेरिका में, वाशिंगटन में, व्हाइट हाउस में, उस दौरान भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा था कि बहुत सारे लोगों से बेहतर तरीके से ईरान को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जानते हैं। तो अब दोनों के दरमियान, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान वो पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान के, जब 1947 में पाकिस्तान बना तो उसे तस्लीम किया था, और उसके बाद जब 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह का इनकलाब आया था ईरान के अंदर, तो उसके बाद पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने ईरान की उस इनकलाबी हुकूमत को तस्लीम किया था। दोस्तों, उस जमाने में पाकिस्तान में जिया-उल हक की हुकूमत होती थी, और जिया-उल हक का जो स्कूल ऑफ थॉट था वो कट्टर एक सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट था, और वो अपनी तरह का जो शरिया था वो नाफिज करना चाहता था पाकिस्तान में। लेकिन उसके बावजूद भी अमरीकी दबाव था। अमरीकी जो है वो कह रहे थे कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात इस्तवार न करे, लेकिन पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने जो इनकलाबी हुकूमत ईरान में आई उसको
तस्लीम किया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो तारीखी अहमियत रखते हैं। दोनों के दरमियान कह लीजिए कल्चर जो है वो एक तरह का है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, फिर बॉर्डर एक तरह का है, पड़ोसी हैं, फिर दोनों के दरमियान आना जाना होता है, टूरिज्म होती है, फिर साथ साथ जो ट्रेड है वो पाकिस्तान जो है वो बढ़ाना चाहता है ईरान के साथ, लेकिन अमरीकी कुछ पाबंदियां हैं। जहां तक बात है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की, वो भी काफी अरसे से जो है वो इन प्रोसेस है। आपको पता होगा जो ईरान था वो चाहता था कि पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की जो साइड की कह लीजिए पाइपलाइन है वो कंप्लीट नहीं हुई है, लिहाजा पाकिस्तान को ईरान इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पर लेकर जाना चाहता था। लेकिन जो गुज़िश्ता दिनों खबरें आई उनके मुताबिक जो ईरान के सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने शहबाज शरीफ को यह कन्वे किया था कि आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि इस मसले को बातचीत से हल किया जाए। तो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्तों ताल्लुकात पुख्ता हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। जो दोनों की एक दूसरे की जरूरियात है वो जो है वो एक साथ पूरी की जा रही है, और जो भारत है वो आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह भारत ने अपनी गेम करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने दोस्तों बड़ी गेम कर दी है उससे, और भारत को लग पता गया है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उसको दबाइए। अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट में। फेसबुक के देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।